तो आज बात करते हैं एक ऐसे शायर की, नहीं, एक ऐसी पहेली की जिनका नाम है जॉन एलिया। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया, और मलाल भी नहीं। ये लाइन, ये शेर इंटरनेट पर लाखों लोगों की जुबान पर है ना? एक ऐसी लाइन जिसने आज की पीढ़ी के दिलों में एक बहुत ही खास जगह बना ली है। और पता है, यहीं से शुरू होता है जॉन एलिया की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। आखिर कौन था वो इंसान जो अपनी ही बर्बादी का, अपनी ही तबाही का जश्न मना रहा था? यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तान। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि जॉन एलिया सिर्फ गुजरे जमाने के शायर नहीं हैं। नहीं, वो आज के दौर का एक कल्चरल फेनोमेनन है। एक ऐसी हस्ती जिनकी अंधेरी बागी शायरी ने सोशल मीडिया पर मतलब तहलका मचा रखा है। जरा सोचिए इस बात को। उनकी मौत को दशकों बीत चुके हैं और आज उनकी शायरी आज के नौजवानों के अकेलेपन की, उनकी बेचैनी की आवाज बन गई है। ये उनके लिखे हुए की ताकत है। वो अपनी शायरी में इतने ज्यादा सच्चे थे कि आज भी लोग उनके दर्द में कहीं ना कहीं अपना दर्द देख लेते हैं। तो अब कहानी की पहली परत को हटाते हैं। ये जो बागी शायर थे, इनकी शुरुआत कहां से हुई? और यकीन मानिए, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि उनका अतीत कितना ज्यादा इल्म से, ज्ञान से भरा हुआ था। ये हैं जॉन एलिया के जिंदगी के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव। 1931 में अमरोहा में पैदा हुए। 1957 में बंटवारे के बाद ना चाहते हुए भी कराची जाना पड़ा। और देखिए, पहली किताब शायद 1991 में छपी और फिर 2002 में कराची में उनका इंतकाल हो गया। ये सारी तारीखें, ये सारी बातें उनकी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब जो सामने है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है उनका खानदान। पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया, इतने बड़े विद्वान और शायर। भाई कमाल अमरोहवी, जिन्होंने पाकीज़ा जैसी फिल्म बनाई। दूसरे भाई रईस अमरोहवी, मशहूर पत्रकार। और दूसरी तरफ है खुद जॉन, एक बागी, एक एनार्किस्ट जो खुद को तबाह करने की बात करते हैं। यही जो विरोधाभास है ना, इसी ने जॉन एलिया को जॉन एलिया बनाया। अब बात करते हैं उस एक जख्म की जो उनकी जिंदगी और उनकी शायरी पर हमेशा हावी रहा। हाँ, बात हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की। देखिए, जॉन बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उनका गुस्सा इतना गहरा था कि वो इसे अलीगढ़ के लौंडों की शरारत तक कह देते थे। वो कभी अपना अमरोहा छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और जब उन्हें कराची जाना पड़ा तो जिस्म तो चला गया, पर दिल हमेशा अमरोहा की गलियों में ही भटकता रहा। और ये जो बेघर होने का एहसास था ना, यही उनके दर्द का शायद सबसे बड़ा सबब बना। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। क्या कमाल का शेर है। ये बिल्कुल उसी एहसास को पकड़ता है। मतलब एक ऐसी जगह पर रहना जहां आप कभी घर जैसा महसूस ही ना कर पाए, जहां हमेशा लगे कि अरे हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। ये टीस, ये दर्द उनकी शायरी में बार बार नजर आता है। तो बंटवारे के जख्म के बाद अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जो शायद जॉन एलिया के दर्द का सबसे इमोशनल कोर है, मतलब मोहब्बत और उसके साथ आई बर्बादी। उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान तब आया जब उनकी शादी जानी मानी लेखिका जाहिदा हिना से हुई और फिर 1984 में वो टूट गए, तलाक हो गया। परिवार का बिखरना, ये नाकामी, इसने उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। और इसके बाद वो शराब और अकेलेपन में और भी गहरे डूबते चले गए। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसी जिंदगी जिसे वो जी नहीं पाए, बस किसी तरह काटते रहे, ढोते रहे, अफसोस और दर्द से लबालब जिंदगी। और एक और कहानी है, एक और त्राजदी, एक खोया हुआ प्यार। एक लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी टीबी से मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो खून की उल्टियां करते करते इस दुनिया से चली गई। और इस मौत ने जॉन को जिंदगी भर के लिए एक ऐसे अपराध बोध, एक ऐसे गिल्ट के बोझ तले दबा दिया जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। ये शेर बिल्कुल वही दिखाता है कि वो मोहब्बत उन्हें ताउम्र कैसे परेशान करती रही।
वो खुद से ही पूछते रहे कि आखिर ऐसा क्या था, क्यों मैं उस एक इंसान को भुला नहीं पा रहा। और ये दर्द उनकी शायरी में हमेशा हमेशा जिंदा रहा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि कैसे इतनी त्रासदियों, इतने आत्मविनाश के बाद भी जॉन एलिया का काम ना सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि उनकी मौत के बाद तो जैसे उसे नए पंख लग गए। और ये किस्सा भी खुद जॉन एलिया की तरह ही बड़ा अजीब है। देखिए, दशकों तक उन्होंने अपनी शायरी छापने से मना कर दिया। वो कहते थे ये एक नाकाम आदमी की शायरी है। फिर 60 साल की उम्र में दोस्तों ने बहुत जोर दिया, तब जाकर 1991 में पहली किताब आई, शायद। और फिर उनकी मौत के बाद एक धमाका सा हुआ, उनकी शोहरत आसमान पर पहुंच गई। यानी गुमान, लेकिन गोया। ये सारी किताबें उनकी मौत के बाद छपी और ये इस बात का सबूत है कि जॉन ने कितना कितना कुछ लिखा था। ये वो खजाना था जो उनकी जिंदगी के बाद दुनिया के सामने आया और उनकी लेगेसी को, उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर गया। और अब जॉन एलिया सिर्फ एक शायर का नाम नहीं है, वो एक एहसास बन चुके हैं, एक फितरत, एक सोच। लोग उसे जॉनियत कहते हैं। और ये जॉनियत क्या है? ये दर्द में भी एक अजीब सा सुकून ढूंढना है, अपनी बर्बादी का जश्न मनाना है और दुनिया के बनाए हुए नियमों को ठेंगा दिखाना है। और आखिर में यही सवाल बचता है, एक ऐसी दुनिया जो हर पल हमसे खुश रहने की मांग करती है, उस दुनिया में एक ऐसे शायर में इतना सुकून क्यों मिलता है जिसने दर्द को ही अपना मजहब बना लिया? शायद इसलिए कि जॉन का दर्द बनावटी नहीं था, वो असली था, सच्चा था। और आज की इस दिखावे की दुनिया में शायद हम सब उसी सच्ची तकलीफ में अपनी परछाई ढूंढ रहे हैं।